हेलो मेरे अल्फा बीटा और गामास। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक रेडिएशन यूनिट्स पर एक नई वीडियो। ये वीडियो रेडिएशन डिटेक्शन और डोजिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ डोजेज, इंडिविजुअल डोजेज, एक्सपोजर्स और पॉपुलेशन डोजेस के बारे में, साथ ही डोज लिमिट्स के बारे में भी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, हो सकता है आप आज भी कुछ नया सीखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सपोजर की। ये वन ऑफ द ईजीएस्ट और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज में से एक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट होने का रीजन एक ये है क्योंकि ये डायरेक्टली मेजर करी जा सकती है एयरफील्ड डिटेक्टर्स द्वारा। कैसे? उसके लिए हमें पहले जानना होगा कि एक्सपोजर एक्चुअल में होता क्या है। तो एक्सपोजर को जब आप डिफाइन करते हैं तो आप इसे डिफाइन करेंगे एज अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑफ ईदर साइन इन पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। तो अमाउंट ऑफ चार्ज Q, अमाउंट या मास ऑफ ड्राई एयर यानी M, एक्सपोजर का सिंबल X होता है। तो इस तरीके से Q बाय M इज इक्वल्स टू एक्सपोजर। तो चार्ज प्रोड्यूस्ड, इसको हम बोलते हैं एक्सपोजर। मतलब जितने भी हमारी गिवन अमाउंट ऑफ एयर है उसके अंदर हम जितना भी चार्ज प्रोड्यूस करेंगे ऑफ ईदर साइड, या तो पॉजिटिव हो, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो या तो हम पॉजिटिव चार्ज को कैलकुलेट करेंगे या नेगेटिव चार्ज को। ये चीज़ हमारा इलेक्ट्रोमीटर करता है। ये चीज़ जो भी हम काउंटर्स यूज़ करते हैं या डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं, ये वो करता है। इसकी एसआई यूनिट इज, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। तो इससे इसकी एसआई यूनिट बनकर आती है कूलम पर केजी। इसकी एक दूसरी यूनिट कन्वेंशनल यूनिट भी होती है जिसको हम रॉन्जन बोलते हैं। रॉन्जन, जो कि विलियम कॉनरेड रॉन्जन के नाम पर रखी गई है। अब एसआई यूनिट और रॉन्जन के बीच में इंटर कन्वर्जन किस तरीके से होता है? तो 1 आर ऑफ रॉन्जन यानी 1 आर किस तरीके से डिफाइन है? इसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं, एक 1 किलोग्राम ऑफ एयर के लिए और एक 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर के लिए। मतलब कि मास के हिसाब से भी हम डिफाइन कर सकते हैं और वॉल्यूम के हिसाब से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जब हम मास के हिसाब से डिफाइन करते हैं तो 1 आर इज द चार्ज ऑफ ईदर साइन ऑफ 2.58 इंटू 10⁻⁻ कूलम प्रोड्यूस्ड। मतलब कि 1 किलोग्राम एयर में अगर मेरी जो एक्सरे रेडिएशन है, तो अमाउंट ऑफ एक्सरे रेडिएशन 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर में अगर 2.54 इंटू 10⁻⁻⁻4 कूलम का चार्ज प्रोड्यूस कर पा रही है, तो उस अमाउंट ऑफ एक्स या गामा रेडिएशन को मैं 1 आर बोलूंगा। नेक्स्ट आते हैं हम वॉल्यूम के हिसाब से जब डिफाइन करा जाता है। तो वॉल्यूम के हिसाब से जब हम डिफाइन करेंगे 1 सीसी यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, और नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर। इस पर जो ड्राई एयर का मास होता है वो होता है 0.1293 ग्राम्स। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ड्राई एयर में अगर गामा या एक्स रेडिएशन 1 ESU की इलेक्ट्रिसिटी, ESU इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ओके, ESU 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस कर पाती है तो उसे हम 1 आर ऑफ एक्सपोजर बोलेंगे। उस अमाउंट ऑफ गामा या एक्स रेडिएशन को हम 1 आर का एक्सपोजर बोलेंगे अगर वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर में 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाती है। और 1 ESU का मतलब होता है 3.3356 इंटू 10⁻⁻10 कूलम ऑफ चार्ज। तो मैं इसको 3.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम ऑफ चार्ज लिख देता हूं। तो हमने मास के हिसाब से भी डिफाइन कर लिया, हमने वॉल्यूम के हिसाब से भी डिफाइन कर लिया। आप दो तरह से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, दोनों बिल्कुल करेक्ट है, दोनों लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इट इज, हाँ, इसके अब सबसे बड़ी दो ड्रॉबैक्स हैं कि एक तो ये केवल बिलो 3 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन्स के लिए ही वैलिड है, और दूसरा केवल फोटॉन्स और एयर के इंटरेक्शन के लिए ही वैलिड है। मतलब कि एक तो आपको जो फोटोन है, एक तो फोटोन होना चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि ये फोटोन होना चाहिए। अब फोटोन के अलावा कौन कौन सी रेडिएशन होती है आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर इवन न्यूट्रिनो, ये सब भी पार्टिकुलेट मैटर में आते हैं या फिर या पार्टिकुलेट रेडिएशन में आते हैं। तो इनके लिए एक्सपोजर की ये डेफिनेशन वैलिड नहीं है। और दूसरी चीज, एयर, फोटोन का इंटरेक्शन एयर के साथ होना चाहिए।
प्लस तीसरी रिक्वायरमेंट है कि इस फोटोन की एनर्जी मस्ट बी बिलो 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, मतलब इससे ऊपर कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। एक्सपोजर एक यूजफुल क्वांटिटी है, मैंने शुरुआत में बताया था, क्योंकि एयर फील्ड डिटेक्टर जैसे हमारे जीएम काउंटर या आयन चेंबर या प्रोपोर्शनल काउंटर, उनके केस में ये डायरेक्ट मेजर कर सकता है। क्योंकि अगर आपने डिटेक्शन का बेसिक्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जितने भी डिटेक्टर्स हैं हमारे पास, उसके अंदर गैस भरी होती है। जो एयर फील्ड डिटेक्टर्स होते हैं उनके अंदर गैस भरी होती है, रेडिएशन एसिड यहाँ से पास करती है और वो इन गैसियस आयंस को आयनाइज करती है। फिर एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पॉजिटिव की तरफ, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो नेगेटिव की तरफ एक्सेलरेट करते हैं, और फिर यही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यही है ना रेडिएशन डिटेक्शन का बेसिक्स। तो इसीलिए एक्सपोजर सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी बन जाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली मेजर करी जा सकती है रेडिएशन डिटेक्टर्स द्वारा। फिर इसको हम डोज में या किसी भी और क्वांटिटी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? 1 hour ऑफ एक्सपोजर रिजल्ट्स इन 8.73 मिलीग्रे ऑफ एयर डोज। अब हम बात करेंगे कर्मा की। कर्मा की अगर मैं सिंपल फुल फॉर्म बताऊं तो इसका मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास ऑफ एयर। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारी रेडिएशन थी, भले ही वो एक्स रेडिएशन हो, गामा रेडिएशन हो या किसी भी और टाइप की रेडिएशन हो, उसने चार्ज पार्टिकल पर, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं, उसने कितनी एनर्जी ट्रांसफर करी उन चार्ज पार्टिकल को थ्रू इनडायरेक्ट आयनाइजेशन इवेंट। अब इनडायरेक्ट आयनाइजेशन इवेंट से क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल, ये एक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके। अब सबसे पहले मैं डायरेक्ट आयनाइजेशन इवेंट के बारे में बताता हूं। तो डायरेक्ट आयनाइजेशन है कि यहां से एक फोटोन इससे इसको स्ट्राइक करा, इसने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री इजेक्ट हो गया ऑर्बिट से अपने, तो यहां पर आयनाइजेशन हुआ। तो इस तरह के जहां पर फोटोन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो इन द आयनाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एटम, उस आयनाइजेशन इवेंट को हम बोलते हैं प्राइमरी आयनाइजेशन इवेंट। सेकेंडरी आयनाइजेशन क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल, इसने फोटोन ने, ये जो फोटोन था, इसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि जब इसने इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करा तो ये इस इलेक्ट्रॉन में पूरा एब्जॉर्ब हो गया, और ये एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी से इतनी ज्यादा थी कि जब ये इलेक्ट्रॉन निकला, जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ अपने ऑर्बिट से, तो भी इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी थी जिसकी वजह से मोशन में था। अब इस इलेक्ट्रॉन ने जाकर एक दूसरे एटम को हिट करा, दूसरे एटम के किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करा, किसी भी, इनर शेल भी हो सकता है, आउटर शेल भी हो सकता है, किसी कोई सा भी हो सकता है। ये मान लीजिए अभी इसने जाकर इस आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को हिट करा और इसको निकाल दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन में जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से एक और आयनाइजेशन हुआ है दूसरे एटम पर। ये वाला कहलाता है सेकेंडरी आयनाइजेशन इवेंट, ये वाला कहलाता है फर्स्ट आयनाइजेशन इवेंट। तो जब फोटोन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो आयनाइजेशन में तो उसको हम प्राइमरी आयनाइजेशन इवेंट बोलते हैं। जब उस आयनाइजेशन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, उसके पास एक्सेस एनर्जी थी, और उस एक्सेस एनर्जी का यूज उस इलेक्ट्रॉन ने एक और आयनाइजेशन या एक और आयन बनाने के लिए करा, एक और आयनाइजेशन करने के लिए करा, उस इवेंट को हम कहते हैं सेकेंडरी आयनाइजेशन इवेंट। तो कर्मा के लिए हमें कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो ये ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। फोटोन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ये फोटोन है एक्सरे का, गामा का, किसी का भी, ये फोटोन आ रहा है, इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है। इसने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करी, इलेक्ट्रॉन को करेगा या प्रोटॉन को करेगा, किसी को भी करेगा, एक चार्ज पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करी थ्रू इनडायरेक्ट आयनाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या याद रखना है? एक तो काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, दूसरा चार्ज पार्टिकल पर हो रहा है, तीसरा इनडायरेक्ट आयनाइजेशन इवेंट से हो रहा है। तब डिफाइन होता है कर्मा। आई होप ये चीज क्लियर हुई हो। इसकी एसआई यूनिट जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास है ये। तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल पर यूनिट मास केजी, तो जूल पर केजी इसकी एसआई यूनिट हो गई। अदर इसकी यूनिट्स में ग्रे भी आता है, जैसे एब्जॉर्ब डोज के अंदर आता है। कैलकुलेशन के लिए काइनेटिक कर्मा की कैलकुलेशन साई मल्टीप्लाई बाय मास एनर्जी ट्रांसफर कोफिशिएंट, इस पूरी वैल्यू को हम मास एनर्जी ट्रांसफर कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, साई का मतलब, साई इज एनर्जी फ्लुएंस, साई होता है एनर्जी फ्लुएंस। और एनर्जी फ्लुएंस के लिए हम कैसे निकालते हैं? बेसिकली फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय द एनर्जी पर फोटोन। तो फ्लक्स इज नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय एनर्जी
पर यूनिट फोटोन। साई की वैल्यू हम इस तरीके से निकालते हैं। ये चीज डिफाइंड है मोनोक्रोमेटिक बीम के लिए। अगर मैं इसी चीज को पॉलीक्रोमेटिक के लिए लिखूं तो कुछ नहीं करना है, बेसिकली यहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स एज इट इज आएगा अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय सिग्मा। अब यहां पर सारे फोटॉन्स की एनर्जी का समेशन होता है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कर्मा की वैल्यू। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्ब डोज के बारे में। एब्जॉर्ब डोज किस तरीके से डिफाइन है, ये बेसिकली हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया। हमारा जो कर्मा डिफाइन थी वो फोटोन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन थी, या रेडिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन थी, कि रेडिएशन कितनी एनर्जी ट्रांसफर करती है इन द मैटर, या जिस मैटर के जिस भी पार्टिकल या जिस भी सब्सटेंस से वो इंटरेक्ट कर रही थी। एब्जॉर्ब डोज का सिंपल मीनिंग ये है एनर्जी डिपॉजिटेड या एनर्जी इंपार्टेड टू द चार्ज पार्टिकल। मतलब कि अब उस चार्ज पार्टिकल में कितनी एनर्जी डिपॉजिट हो रही है, इसको डिफाइन करती है एब्जॉर्ब डोज। तो वही एब्जॉर्ब डोज भी, इसका भी सिंपल फॉर्मूला वही है, एनर्जी पर यूनिट मास, तो dm/dt। इसकी फिर आप यूनिट समझ ही गए होंगे, जूल पर किलोग्राम। इसकी ओल्डर यूनिट रैड होती थी, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। कन्वर्जन फैक्टर यही है 100 रैड इक्वल्स टू 1 ग्रे। एसआई यूनिट इज ग्रे, एब्जॉर्ब डोज की एसआई यूनिट इज ग्रे। दूसरी जो यूनिट है वो रैम यूज होती थी या यूज होती है, रॉन्जन इक्विवेलेंट मैन। आर से रॉन्जन, ई से इक्विवेलेंट, एम से मैन। तो इसका भी कन्वर्जन फैक्टर इज 1 रैम इज इक्वल टू 1 रैड इनटू आरबीई। आरबीई स्टैंड्स फॉर रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। ये हर रेडिएशन के लिए अलग होती है। इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। जो भी हम रेडिएशन से इफेक्ट, ये हमें ये बताती है कि ये पर्टिकुलर रेडिएशन हमारी रेफरेंस रेडिएशन के रिस्पेक्ट में कितना आयनाइजेशन या कोई सा भी जो भी इफेक्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो प्रोड्यूस करेगी। तो इफेक्टिवनेस ऑफ ऑब्जर्व्ड रेडिएशन, ऊपर आता है इफेक्टिवनेस ऑफ रेफरेंस रेडिएशन, आरबी। तो सिंपली रैम में अगर आपको डोज निकालनी है और रैड में दे रखी है तो जो भी रेडिएशन है उसके आरबी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रैम में डोज मिल जाएगी। एब्जॉर्ब डोज का एजम्पशन या एब्जॉर्ब डोज और कर्मा एक ऐसे सिचुएशन में इक्वल होते हैं जब ये एज्यूम करा जाए कि जो एनर्जी इंपार्ट करी गई है, जो एनर्जी डिपॉजिट करी गई है, वो लॉस ना हो। ये फोटोन है, इस फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करा, ये बाइंडेड था यहां पर, इसने यहां से इसको आयनाइज कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी लूज नहीं करता है, अगर अपनी एनर्जी लूज नहीं करता है, किस तरीके से लूज कर सकता है, ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक या किसी भी और तरीके से लूज कर सकता है। बेसिकली अपनी रेडिएशन लूज ना करे, खासकर ब्रह्मस्टर्लिंग के थ्रू, तब कर्मा और एब्जॉर्ब डोज की वैल्यू सेम मानी जाती है। और जो बाकी डिफरेंसेस हैं एब्जॉर्ब डोज और कर्मा में, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। अब हम बात करते हैं कर्मा और एब्जॉर्ब डोज में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। तो कर्मा इज द एनर्जी ट्रांसफर टू द यूनिट मास बाय इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन ओनली एंड थ्रू देयर इनिशियल इंटरेक्शन। मतलब कि एक तो इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन होनी चाहिए, दूसरी चीज इनिशियल इंटरेक्शन। कर्मा हमेशा इनिशियल इंटरेक्शन को काउंट करता है, इसलिए हम कर्मा फॉर एयर डिफाइन करते हैं। तो ये हमेशा इनिशियल इंटरेक्शन को काउंट करता है और वो भी इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन द्वारा। दूसरी तरफ एब्जॉर्ब डोज इज द एवरेज एनर्जी इंपार्टेड टू द यूनिट मास बाय एनी टाइप ऑफ रेडिएशन। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली है, या फिर किस तरह का इंटरेक्शन है, सारे इंटरेक्शंस को ये काउंट करेगा। कर्मा के अंदर मास एनर्जी ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है और डोज के अंदर, एब्जॉर्ब डोज के अंदर मास एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है। बाकी फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है दोनों के लिए। तो हम बात करते हैं इक्विवेलेंट डोज की। इक्विवेलेंट डोज अगर मैं सीधे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं, हर एक रेडिएशन का इफेक्ट बॉडी पर बराबर नहीं होता। हर टाइप की रेडिएशन होती है, फॉर एग्जांपल पार्टिकुलेट रेडिएशन। पार्टिकुलेट मतलब कि पार्टिकल से बनी हुई, जैसे कि बीटा रेस, कैथोड रेस, अल्फा रेस। दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिनके अंदर आते हैं फोटॉन्स। अब ये दोनों ही, ये अलग तरीके से रिएक्ट करती है एटम्स के साथ और ये अलग तरीके से एटम्स के साथ रिएक्ट करती है। दीज आर डायरेक्टली आयनाइजिंग, दीज मे बी डायरेक्टली और मे बी इनडायरेक्टली आयनाइजिंग। ठीक, तो इसी के हिसाब से हमने अब अगर अलग अलग रेडिएशन का इफेक्ट अलग अलग पड़ रहा है तो हम उसको सेम क्राइटेरिया से तो मेजर नहीं कर सकते ना। हमें
किसी और रेडिएशन को दूसरी रेडिएशन से थोड़ा तो हेड स्टार्ट देना होगा। तो वहीं पर बात आती है रेडिएशन वेटिंग फैक्टर की। तो इक्विवेलेंट डोज इज द एब्जॉर्ब डोज, उसको जब रेडिएशन वेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड रेडिएशन वेटिंग फैक्टर ICRP 39 के अकॉर्डिंग एक्सरेज एंड गामा रेज आर 1, प्रोटॉन्स 2, न्यूट्रॉन्स 2.5 से 20, ये टोटली एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं, 2.5 से स्टार्ट होते हैं और 220 तक जाते हैं। अल्फा पार्टिकल्स एंड अदर मल्टीपल चार्ज 20। तो इक्विवेलेंट डोज इज बेसिकली, दिस इज द इक्विवेलेंट डोज इज इक्वल्स टू एब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय रेडिएशन वेटिंग फैक्टर। रेडिएशन वेटिंग फैक्टर ये, एब्जॉर्ब डोज जो भी आप एब्जॉर्ब कैलकुलेट करोगे, एंड H इज द इक्विवेलेंट डोज। इसकी यूनिट होती है सीवर्ट। 1 सीवर्ट को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 सीवर्ट इज इक्वल्स टू 100 ग्राम या 1 जूल पर किलो पर केजी फॉर एक्सरेज एंड गामा रेज। ठीक है, अब मैं अगर एग्जांपल लूं, अगर मैं इक्विवेलेंट डोज कैलकुलेट करूं, मान लीजिए एब्जॉर्ब डोज मेरी जो आई है वो है 2 ग्रे। अब ये मेरी एब्जॉर्ब डोज है। अगर ये एक्सरेज के लिए अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट डोज कैलकुलेट करूंगा तो मेरी आएगी, एक्सरेज इज 1, एक्सरेज के लिए रेडिएशन वेटिंग फैक्टर इज 1, तो 2 into 1। न्यूट्रॉन्स के लिए कैलकुलेट करूंगा, अगर 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा भारी, ज्यादा एनर्जेटिक न्यूट्रॉन है तो 2 into 20। तो फॉर सेम एब्जॉर्ब डोज आप देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट डोज इसके लिए आ रही है 2 सीवर्ट और इसके लिए आ रही है 40 सीवर्ट। मतलब कि इस तरीके से इफेक्ट डालती हैं एटम पर या जिस भी पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रही है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव डोज। अब जिस तरीके से हर एक रेडिएशन अलग तरीके से इफेक्ट डालती है, वैसे ही हर बॉडी टिश्यू या हर बॉडी पार्ट अलग तरीके से रेडिएशन डैमेज के प्रोन होता है। आपने रेडिएशन प्रोटेक्शन में लॉ ऑफ त्रिबंदो एंड बर्जियोनी सुना होगा या पढ़ा होगा, या मे भी आगे चलकर पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, जो भी टिश्यूज रिप्रोडक्टिवली एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, जितने ज्यादा एक्टिव होंगे वो रेडिएशन डैमेज के उतने ज्यादा प्रोन होंगे। 2 क्राइटेरिया, पहला रिप्रोडक्शन, दूसरा मेटाबॉलिज्म। जिन सेल्स का ये जितना ज्यादा होगा, जिन टिश्यूज में ये दोनों चीजें जितनी ज्यादा होंगी, वो उतना ही ज्यादा रेडिएशन डैमेज के प्रोन होगा। और उसी को कैलकुलेट करते हुए जैसे उसके इक्विवेलेंट डोज के अंदर रेडिएशन वेटिंग फैक्टर था, वैसे ही इफेक्टिव डोज के अंदर टिश्यू वेटिंग फैक्टर आता है। ICRP 103 के अकॉर्डिंग टिश्यू वेटिंग फैक्टर फॉर बोन मैरो, कोलॉन, लंग, स्टमक, ब्रेस्ट एंड अदर ऑर्गन्स अदर देन दीज, ये इससे भी अलग ऑर्गन्स है, उनके लिए 0.12 है। गोनैड्स, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिवली सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, 0.08 है। ब्लैडर, लिवर, इसोफेगस एंड थायराइड ग्लैंड के लिए 0.04 है। स्किन, बोन सरफेस, ब्रेन, सेलिवरी ग्लैंड्स, इनके लिए 0.01 है। अब इससे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर जी, गोनैड्स यानी कि स्पर्म्स और एग्स जो गेमेट्स हैं, वो तो रिप्रोडक्टिवली इतने एक्टिव होते हैं, उनमें तो लगातार मियोसिस चलती रहती है ना, बट इसका टिश्यू वेटिंग फैक्टर कम है बोन मैरो या कोलॉन से। तो मैंने सर जी 2 चीजें बोली थी, एक रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होनी चाहिए, दूसरा मेटाबॉलिकली भी एक्टिव होनी चाहिए। बोन मैरो के अंदर हिमेटोपोइसिस हो रहा है, एरिथ्रोपोइसिस हो रहा है, हिमेटोपोइसिस हो रहा है, ल्यूकोपोइसिस हो रहा है, उसके साथ साथ मैच्योरेशन भी हो रहा है। तो एक तो सेल रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन एंड सेल प्रोलिफरेशन दोनों हो रहे हैं। आपको ये बात पता है कि जब भी सेल प्रोलिफरेट करता है तो मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव भी मिल गए बोन मैरो के अंदर सेल्स, और मेटाबॉलिकली एक्टिव भी मिल गए। सेम चीज कोलॉन या लंग्स के लिए भी कह सकते हैं। लंग्स के लिए रिप्रोडक्टिवली एक्टिव कैसे हो गए? अब लंग्स जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से काफी ज्यादा प्रोन, वो काफी ज्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट में है देखा जाए तो इसी वजह से वहां पर रेडिएशन डैमेज भी हो सकता है अगर हम रेडॉन इनहेल कर जाए, या अदर टाइप ऑफ इनडायरेक्ट डैमेज भी हो सकते हैं, इससे सेल की लाइनिंग ही डैमेज हो जाए। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, आजकल तो वैसे ही दिल्ली के अंदर या पूरे वर्ल्ड में ही स्मोक का या एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इस वजह से लंग्स का डैमेज या लंग्स के आउटर लाइनिंग का डैमेज ज्यादा बढ़ गया है। अब डैमेज होंगे तो सेल्स को रिप्लेस करा जाएगा, तो वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव बन गए। अब रिप्लेस करा जाएगा तो प्रोलिफरेट भी करेंगे वो। सेम चीज फॉर स्टमक, सेम चीज फॉर ब्रेस्ट, ये सब इसीलिए गोनैड से भी ऊपर रखे गए हैं। इफेक्टिव डोज की SI यूनिट भी सिवर्ट ही होती है, उसकी भी सिवर्ट है। इक्विवेलेंट डोज की, एब्जॉर्ब डोज की ग्रे, और इफेक्टिव डोज की भी सिवर्ट। ये कैलकुलेट करी जाती है सम, एज अ सम। तो हम एक टिश्यू वेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय जो उसको डोज मिली है, मान लीजिए
अभी मैं गोनैड्स की बात कर रहा हूँ, तो गोनैड्स का 0.08 मल्टीप्लाई बाय उसकी डोज, मान लीजिए 1 ग्रे, लेट इट बी, मैं जानता हूँ इतनी बड़ी डोज में तो क्या ही होगा, बट काफी बड़ी डोज है, बट स्टिल आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अकॉर्डिंग टू दैट 0.08 फॉर इनटू 1 ग्रे। अब मान लीजिए बोन मैरो के लिए 0.12, इसको लगी मान लीजिए 1.5 ग्रे। तो अब जब मैं टोटल डोज कैलकुलेट करूंगा, मैं इन सब का एडिशन करूंगा, तब मेरे को डोज निकल कर आएगी। या फिर अगर मुझे टोटल डोज दे रखी है, उससे मैं इस तरीके से इंडिविजुअल ऑर्गन्स की डोज कैलकुलेट कर सकता हूँ। होप सो आपका ये क्लियर हो इफेक्टिव डोज और इक्विवेलेंट डोज का कॉन्सेप्ट। ये एक छोटा सा समरी है, ये मैंने बुशबर्ग की बुक द एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फिजिक्स से निकाला है। इसके अंदर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सिंपली एक्सप्लेन कर रहा है, ये सिंपली समरी है, समराइज कर रहा है जो अब तक मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट इज डोज लिमिट्स। तो आईसीआरपी 118 ने हमारे लिए कुछ इफेक्टिव डोज की लिमिट्स डिसाइड करी हैं। ऑक्यूपेशनल डोज की जो लिमिट है वो 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर रखी गई है, लेकिन तभी जब ये एवरेज ओवर 5 ईयर पीरियड हो। बट अगर केवल आप एक ईयर का इसके अंदर, एक सिंगल ईयर के अंदर आप 50 मिलीसीवर्ट का एक्सपोजर ले सकते हैं, बशर्ते टोटल 100 मिलीसीवर्ट से ऊपर ना जाए। अगर मैं इसको एवरेज करूं तो 20 इंटू 5 इज 100 मिलीसीवर्ट। अब 5 साल में मुझे कुछ भी करके इससे ऊपर नहीं जाना, भले ही मैं पहले साल में 45 मिलीसीवर्ट खा लूं और अगले साल में 0 खाऊं मान लीजिए, फिर अगले साल में 20 खाऊं, फिर अगले साल में 30 खाऊं, नहीं हो, और अगले साल में मैं 5 खाऊं। अब अगर ये 100 या 100 से नीचे है तो आई एम वेल एंड गुड, ये 100 है एक्चुअली एग्जैक्ट। बट अगर यहां से 5 की बजाय अगर 10 हो जाता तो ये 105 निकल जाती, 105 होती तो ये लिमिट से बाहर है। पब्लिक के लिए 1 मिलीसीवर्ट इन ईयर लिखी हुई है। अब मेरे पास आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, प्लीज को कमेंट जरूर करिएगा, देखते हैं किस किस के कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रांग है कि कौन कौन। ये सोचने वाली एक बात है, ऑक्यूपेशनल डोजेस इतनी हाई है, ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट इतनी हाई है भाई। ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट का मतलब है रेडिएशन वर्कर की यूनिट, रेडिएशन वर्कर्स की यूनिट, मतलब कि हम लोग जो मेडिकल एक्सरेज में या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में या किसी भी रेडिएशन रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उनकी डोज, उनकी लिमिट इतनी हाई है, उनकी लिमिट 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर है और पब्लिक की केवल 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर। अभी सवाल आपके लिए है कि इतना अन्याय क्यों है, कि भाई हमारी तो हम इतनी सारी खा सकते हैं क्या, एक साल में 20 मिलीसीवर्ट खा लेंगे तब भी हमें कुछ नहीं होगा, और पब्लिक ने अगर 1 मिलीसीवर्ट भी खा ली तो उनके लिए ज्यादा इशू वाली बात हो गई। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि व्हाई इज दिस एन इनजस्टिस और नॉट। नेक्स्ट है एनुअल इक्विवेलेंट डोज। एनुअल इक्विवेलेंट डोज, तो एनुअल इक्विवेलेंट डोज लेंस के लिए 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर है फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पसेस, फॉर पब्लिक के लिए 15 मिलीसीवर्ट पर ईयर है। स्किन और हेड एंड फीट के लिए ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट इज 500 मिलीसीवर्ट एंड पब्लिक डोज लिमिट इज 50 मिलीसीवर्ट पर ईयर। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। होप सो आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई हो। अगर किसी भी तरह के आपके मन में डाउट हो तो प्लीज उसे कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी कुछ ना कुछ नया पढ़ सके और सीख सके। थैंक यू वेरी मच।